चंद्रमा यदि दसम भाव में स्थित होता है तो दसम भाव का चंद्रमा बहुत शुभ फल प्रदायक होता है। अमल कीर्ति नामक योग बनाता है। ऐसी व्यक्ति की कीर्ति स्वच्छ होती है, उज्जवल होती है। बंधु बांधवों की उसे सुख प्राप्त होता है। राजा से मान सम्मान, धनी लोगों में मान सम्मान प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में सुख अल्प होता है, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बीतती जाती है सुख, धन, धान्य की समृद्धि बढ़ती जाती है। ज्येष्ठ पुत्र से पूर्ण सुख में कमी रहती है या वैर विरोध की संभावना हो सकती है। जातक धार्मिक बुद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। उसको विद्या का सुख प्राप्त होता है। 27वें वर्ष में किसी महिला के कारण अपयश की संभावना होती है यदि चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो। बुद्धिमान, विद्वान, सत्कर्म परायण, यशस्वी और दयालु होता है। और यदि दशमेश बलवान हो तो हर कार्य में और सत् कार्यों में ऐसी व्यक्ति को विशेष सफलता प्राप्त होती है। यदि दशम का स्वामी पाप ग्रह की दृष्टि पर हो या पाप ग्रह के साथ हो तो मनुष्य के कर्मों में कुछ अनैतिकता या अशुभ कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो सकती है और कार्यों में विघ्न बाधा आ सकती है। यदि दशम भाव में चंद्रमा मेष, कर्क, तुला या मकर राशि का हो तो माता पिता से बचपन में वियोग की संभावना होती है। योग्यता, प्रतियोगिता, चुनाव आदि में उसे विजय प्राप्त होती है। नेतृत्व में उसे कुशलता प्राप्त होती है। वृष, कन्या या वृश्चिक का चंद्रमा यदि दशम भाव में हो तो पिता के द्वारा लिया हुआ ऋण या पिता के द्वारा कुछ किए गए कार्यों को पूर्ण करना पड़ता है या ऋण का भुगतान करना पड़ता है। 28 वर्ष के बाद जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। मकर, मेष या कर्क का चंद्रमा इसमें स्थिरता कम रहती है और कार्य व्यवसाय में या नौकरी आदि में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। वृश्चिक को छोड़कर यदि स्थिर राशि का सूर्य हो तो माता पिता के सुख में कमी देता है या परस्पर संबंधों में तनाव की संभावना रहती है। फिर भी जातक पितृभक्त, अपने परिवारजनों से प्रेम करने वाला, धनवान, विद्वान, चतुर, संतोषी, शांत और सुख संपत्ति से युक्त होता है। एकादश भाव में यदि चंद्रमा हो तो एकादश भाव में बैठने वाला हर ग्रह सुख फलदायक होता है। पंचम भाव पर इसकी दृष्टि होती है। इसे राज दरबार में प्रतिष्ठा, अधिकार की प्राप्ति, बहुमूल्यवान पदार्थों की प्राप्ति, वस्त्र आभूषण का लाभ होता है। धन धान्य की अच्छी प्राप्ति होती है। हर कार्य सफल होता है। यदि पाप प्रभाव इस पर हुआ तो फिर कार्यों में विघ्न की संभावना होती है या चंद्रमा क्षीण होने पर फल कुछ कमजोर हो सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि होती है तो कन्या संतान की अधिकता हो सकती है यदि भावेश पुरुष ग्रह या पुरुष ग्रहों से संबंधित ना हो। जातक बोलने में चतुर और निर्भय, सुंदर होता है। लज्जाशील, प्रतापी, भाग्यवान होता है। जातक को अनेकों लोग सुनने वाले होते हैं। इसके लिए बहुश्रुत शब्द का प्रयोग हुआ है। उसे शास्त्रों का ज्ञान होता है और लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं। संतान सुख उत्तम होता है। संतान अच्छे कर्म करने वाली होती है। लेकिन यदि लाभेश निर्बल होता है तो आय में कुछ कमी और व्यय की अधिकता होती है। अनेक विद्याओं से, अनेक गुणों से जातक संपन्न होता है। यदि शुक्र के साथ यहां पर चंद्रमा की युति होती है तो उत्तम कोटि के और अनेक वाहनों का सुख जातक को प्राप्त होता है। यदि मंगल की युति होती है तो उसे स्थिर संपत्ति, भूमि आदि का सुख अच्छा प्राप्त होता है।
यह अनेक लोगों का पालन करने वाला, आश्रय देने वाला, पीड़ितों को, जरूरतमंदों की मदद करने वाला और लोक जन रक्षक होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। छठवें भाव से छठवां भाव है लाभ भाव। यहाँ पर चंद्रमा यदि क्षीण होता है अथवा पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो शीत जनित रोग, कफ जनित रोग ऐसे व्यक्ति की अधिक संभावना रहती है। यदि जातक का जन्म दिन का होता है तो मनुष्य धनवान, यशस्वी, सार्वजनिक कार्य करने वाला, कार्यकुशल, लोक रंजक होता है। स्त्री राशि का चंद्रमा होने पर मनुष्य सार्वजनिक काम भी करता है और अपना निजी व्यवसाय भी चालू रखता है। पुरुष राशि का चंद्रमा यदि 11वें भाव में लाभ भाव में होता है तो जातक पहले कोई व्यवसाय करता है, फिर उसे छोड़ता है और फिर सार्वजनिक कार्य में रत होता है। लाभ भाव के चंद्रमा से पुत्र, भाई या बहन यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो उनमें कोई निरुपयोगी या अनुद्यमी या आचरण से हीन हो सकता है यदि भावेश भी पीड़ित हो और चंद्रमा पर भी पाप ग्रह का प्रभाव हो, अथवा किसी व्यंग के कारण उसे सारा जीवन घर में ही बिताना पड़ता है। ये भाई, विशेषकर बड़े भाई या बड़ी बहन के लिए, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई या बड़ी बहन का है। 11वां चंद्रमा होने से कन्या संतान की अधिकता, लेकिन यदि पुरुष ग्रह हो उसके साथ तब पुत्र की प्राप्ति भी होती है और संतान अच्छी होती है। द्वादश भाव में यदि चंद्रमा हो तो उसे नेत्र विकार से पीड़ा, शत्रु पक्ष से भय, कफ जनित रोगों से कष्ट और उसके शुभ कार्यों में धन की व्यय की अधिकता रहती है। लेकिन उसका व्यय अनैतिक कार्यों में नहीं होगा जब तक उस पर पाप प्रभाव नहीं होगा। पाप प्रभाव होने से उसका व्यय अनैतिक कार्यों में आकस्मिक रूप से हो सकता है। पिता के भाइयों से या उनकी संतान आदि से इनका विशेष आकर्षण या प्रेम नहीं रह पाता है। परस्पर वैमनस्य भी संभव है। माता से या मातृकुल से, मामा आदि से भी वैचारिक मतभेद की संभावना रहती है। विपरीत वर्ग के प्रति इनमें विशेष आकर्षण या अत्यधिक आकर्षण की संभावना कम ही पाई जाती है और मनोरथ पूर्ति में सामान्यतः बाधा आती है। द्वादश भाव का चंद्रमा मनुष्य के अच्छे भोजन में बाधक होता है। कुपात्र के लिए ऐसा व्यक्ति धन का व्यय कर सकता है। इस भाव का चंद्रमा यदि पाप ग्रह के साथ या शत्रु ग्रह के साथ हो तो अंतिम समय में कष्ट की अधिकता बढ़ा देता है। यदि शुभ ग्रह या मित्र ग्रह का संबंध हो तो अंतिम समय सुखद गुजरता है। फिर भी 12वें भाव का चंद्रमा शुभ फलदायी नहीं होता। क्रोध, कलह, व्यसन आदि अशुभ फलों की वृद्धि करता है। यदि भावेश बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो तो अशुभ फलों में कुछ कमी के संकेत हो सकते हैं। पुरुष राशि में यदि 12वें भाव का चंद्रमा होता है तो अशुभ फल सामान्यतः कम होते हैं, शुभ फलों की कुछ अधिकता हो सकती है। वृष राशि का चंद्रमा यदि यहां हो तो पिता के भाई से उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति की प्राप्ति के योग बताए जाते हैं, लेकिन अपनी जीवन संगनी से उसके संबंधों में कटुता या वैर विरोध की संभावना बढ़ जाती है। यदि स्त्री राशि का चंद्रमा हो तो ऋण की स्थिति
अधिक रहती है और ऋण चुकाने में उसे बार बार बाधाएं आती हैं। संभावना होती है कि ऋण चुकाने के लिए भी उसे ऋण लेना पड़ता है। मकर का चंद्रमा यदि द्वादश भाव में होगा तो मनुष्य को धन तो देगा, लेकिन उसे कृपण बुद्धि बना देगा, वो उसका भोग नहीं करेगा। कन्या राशि का चंद्रमा होता है द्वादश भाव में, तो पिता के द्वारा लिए हुए ऋण को जातक को अदा करना पड़ता है। कर्क, वृश्चिक या मीन का चंद्रमा यदि 12वें भाव में होता है तो जातक का अपना अर्जित किया हुआ पैसा कहीं फंस जाता है, उसे मिलने में उसे बाधाएं आती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ का चंद्रमा व्यवहार को व्यवस्थित बनाता है, धन का सदुपयोग कराता है, मनुष्य को विद्या बुद्धि से युक्त करता है, लेकिन उसके प्रभाव में कमी करता है।